बौनी लड़की की शादी। कविता नाम की एक बौनी लड़की अपने गरीब माता पिता आलोक और दामिनी के साथ एक छोटे से घर में रहती है। कविता की उम्र तो 30 साल थी, पर उसकी हाइट 10 साल के बच्चे इतनी छोटी थी, जिसके चलते अब तक उसकी शादी नहीं हो पा रही थी। ये देखकर उसके माता पिता भी उसे हिकारत भरी निगाहों से देखने लगे थे। एक दिन कविता अपने घर में बर्तन धो रही थी। सुनो ए बिटकी, ये पैसे ले और बाजार से ताजी वाली सब्जी ले आ। माँ, सवेरे से एक जैसे घर का काम कर करके थक गई हूं मैं। आप ही ले आइए ना सब्जी। अपनी बकवास बंद कर और ये पैसे लेकर बाजार से सब्जी ले आ, वरना तुझे मार मार कर इस घर से हमेशा के लिए बाहर निकाल दूंगी मैं। पता नहीं कहां से तू मनहूस हमारे घर में पैदा हो गई। ना तेरी शादी हो रही है, ना तेरे लिए कोई रिश्ता आ रहा है, बस हम पर बोझ बनकर बैठी है तू। पिताजी देखिए ना, माँ मुझे मनहूस कह रही है। क्या मैं आप पर बोझ हूँ पिताजी? अरे कविता, तू तो हम पर इतना बोझ बनकर बैठ चुकी है कि तेरे कारण हमें बाहर निकलने में भी शर्म आ रही है। हर कोई हमें तेरे ही ताने दे रहा है। अरे अगर शादी नहीं हो रही तेरी तो जाकर कहीं मर जा चुल्लू भर पानी में डूबकर। क्यों अपने माता पिता को परेशान करने पर तुली है? एक तो गरीबी हमें जीने नहीं दे रही और ऊपर से तेरी शादी की चिंता हमें सोने नहीं दे रही। अपने माता पिता की ऐसी कड़वी बातें सुनकर कविता की आंखों में आंसू आ जाते हैं। कविता के साथ ये रोज का था। उसके माता पिता इसी तरह उसे बुरा भला कहते थे। देखते ही देखते दिन गुजरते गए। कविता की अपने ही घर में हैसियत एक नौकर की तरह हो चुकी थी। एक दिन अचानक घर में किसी बात को लेकर आलोक और दामिनी कविता को खूब खरी खोटी सुनाते हैं। ये देखकर कविता गुस्से में घर से बाहर एक दरिया के पास जाकर खड़ी हो जाती है। आखिर क्यों भगवान जी, क्यों मेरे जीवन में इतने दर्द क्यों लिखे हैं आपने? क्यों मेरे अपने ही माता पिता मेरे दुश्मन बन चुके हैं? क्यों मेरी हाइट इतनी छोटी है? क्या बौने लोगों के साथ इस संसार में ऐसे ही बर्ताव किया जाता है? क्यों मुझसे कोई प्यार नहीं करता? मेरे कारण मेरे माता पिता को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मैं अपने माता पिता को और दुखी नहीं देखना चाहती, इसीलिए मैं अपने आप को खत्म कर दूंगी मैं अपने आप को। कविता जैसे ही दरिया में कूदने लगती है, तभी वहां एक रमेश नाम का लड़का आता है और वो भी जैसे ही दरिया में कूदने लगता है, तभी वो कविता को देखकर रुक जाता है और कविता रमेश को देखकर रुक जाती है। कौन हो तुम और दरिया में क्यों कूद रहे हो? मैं अपनी जान दे रहा हूँ, मिटा देना चाहता हूँ मैं अपने आप को। तुम क्यों मरना चाहते हो? तो जी कर क्या करूं? हाँ, बेरोजगारी के चलते बरसों से मेरी शादी नहीं हो रही है। ये देखकर मेरे ही अपने ही परिवार वाले मुझे हिकरत भरी निगाहों से देखने लगे हैं। सब मुझे हर समय ताने दे रहे हैं। अरे ऐसी जिंदगी से तो मौत अच्छी है। पर तुम क्यों दरिया में कूद रही थी? तभी कविता भी अपनी बौनी हाइट और अपने जीवन के दुखों के बारे में रमेश को बताती है। कविता जी, अगर हम दोनों ही मर गए तो इसमें हमारा ही नुकसान होगा। मैं क्या कहता हूँ, देखिए आपकी भी शादी नहीं हो रही और मेरी भी शादी नहीं हो रही, इसलिए हम दोनों एक दूसरे से शादी कर लेते हैं ना, और खुशी खुशी अपना जीवन बिताते हैं। उसके बाद कविता और रमेश उसी समय जाकर शादी कर लेते हैं। कविता के माता पिता ये देखकर बहुत खुश होते हैं। तभी रमेश बौनी कविता को लेकर अपने घर आता है। रमेश के परिवार में उसके माता पिता सुजाता, दर्पण और बड़ा भाई अजीत और भाभी कोमल थी। रमेश के परिवार वाले जब रमेश और कविता को शादी के बंधन में देखते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं। ये सब क्या है रमेश? तुमने इस छोटी बच्ची से शादी कर ली? माँ, इसका नाम कविता है, इसकी हाइट बौनी है, अब ये मेरी पत्नी है। मैंने कविता से शादी कर ली है। चलो कविता, मैं तुम्हें अपना कमरा दिखाता हूँ। रमेश कविता को अपने कमरे में लेकर चला जाता है। चलो, कम से कम रमेश की शादी तो हो गई। बरसों से तो इसकी शादी नहीं हो पा रही थी, अब तो रमेश कुछ काम करेगा। सवेरे के समय बौनी कविता अपने कमरे से बाहर आती है। माँ जी, मैं क्या काम करूं? तुझे काम आता है कोई? हाँ माँ जी, मुझे सब काम आता है। अच्छा तो ठीक है, जा रसोई में जाकर आज का खाना तू ही बना। तभी कविता रसोई में आती है और फटाफट खाना बनाने लगती है। थोड़े समय बाद कोमल रसोई में आती है। खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है खाने की। ये बौनी कविता इतना अच्छा खाना बनाती है। अगर इसका स्वादिष्ट खाना माँ जी को पसंद आ गया तो ये बौनी तो माँ जी की नजरों में महान बन जाएगी और फिर इसी के चर्चे चलेंगे इस घर में। नहीं 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 नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। कोमल रसोई में आती है, तभी कविता किसी काम से रसोई से बाहर चली जाती है। ये देखकर कोमल चुपके से कविता के बनाए खाने में कई सारी लाल मिर्च डाल देती है और वहां से चली जाती है। अब आएगा मजा।
जब खाएंगे परिवार वाले लाल मिर्च से भरा खाना और निकालेंगे सब बॉनी को मार मार कर इस घर से बाहर। बॉनी कविता ने यह सोचा भी नहीं था कि उसकी अपनी जेठानी उसके साथ ऐसा करेगी। थोड़े समय बाद सब खाना खाने बैठते हैं। सब जैसे ही खाने का पहला निवाला लेते हैं तभी उनके मुंह इतने जलने लगते हैं कि वो जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। अरे ये खाना कितना तीखा है। अरे पानी दो जल्दी, पानी दे जल्दी। सब भड़ाभड़ पानी पीने लगते हैं। ये देख कविता दंग रह जाती है। अरे बाप रे, ये क्या हो रहा है? तभी सुजाता कविता को जमकर पीटने लगती है। बॉनी कहीं की, तुझे खाना भी बनाना नहीं आता है? इतना तीखा खाना बनाकर हमारे घर का इतना राशन बर्बाद कर दिया तूने। माँ जी, मैंने तो खाना अच्छा ही बनाया था, पता नहीं इतना तीखा कैसे बन गया। कविता, खाना अपने आप तीखा नहीं बनता। यहाँ मेरे पति इतनी मेहनत से पैसा कमाते हैं और तू आते ही हमें ऐसे ही बर्बाद कर रही है। उसके बाद सुजाता कविता को खूब खरी खोटी सुनाती है। थोड़े समय बाद कविता घर की सफाई कर रही थी। तभी कोमल पीछे से आती है और एक कांच का गमला नीचे फेंक कर वहां से भाग जाती है। तभी ये आवाज सुनकर सुजाता अपने कमरे से बाहर आती है। वो जब देखती है कि उसका महंगे वाला कांच का गमला जमीन पर टूटा हुआ पड़ा था, ये देखकर सुजाता गुस्से में आग बबूला हो जाती है। बॉनी कहीं की, मेरा इतना महंगा गमला तोड़ दिया तूने। नहीं नहीं माँ जी, मैंने नहीं फेंका इसे, ये अपने आप ही गिरकर टूट गया। झूठ की भी हद होती है, मनहूस कहीं की। जब से तू इस घर में आई है हमें बर्बाद करने पर तुली है तू। सुजाता गुस्से में आकर कविता को एक चाटा मारकर अपने कमरे में चली जाती है। ये देखकर कविता रोने लगती है और घर के काम में लग जाती है। अरे, ये माँ जी ने इस बॉनी कविता को मार मार कर घर से बाहर क्यों नहीं निकाला? कोमल कैसे भी करके बॉनी कविता को अपने घर से निकालना चाहती थी, इसीलिए वो जानबूझकर कविता को सुजाता की नजरों में गिराना चाहती थी। देखते ही देखते दिन गुजरते गए। कविता जब भी कोई काम करती थी तो कोमल उसका हर काम उल्टा करके चली जाती थी, जिसके बाद सुजाता कविता को खूब खरी खोटी सुनाती थी। एक दिन सवेरे, सुन ओए बॉनी कहीं की, देख मेरे ये सोने के नेकलेस का ये हुक टूट गया है, इसे ज्वेलरी की दुकान से ठीक करवा कर ले आ, संभाल कर ले जाना इसे, पूरे 50,000 रुपए का नेकलेस है ये। नेकलेस कविता को देकर सुजाता अपने कमरे में चली जाती है। रसोई में गैस शुरू है, अब उसे बंद करके आती हूँ। कविता उस नेकलेस को एक थैली में रखती है और उस थैली को वहीं टेबल पर रखकर रसोई में गैस बंद करने चली जाती है। उतने में कोमल चुपके से वहां आती है और उस थैली से सोने के नेकलेस को निकालकर थैली में खाली नेकलेस का बॉक्स रखकर अपने कमरे में चली जाती है। तभी कविता रसोई से आकर उस थैली को लेकर बाहर चली जाती है। अब आएगा मजा, जब माँ जी को पता चलेगा कि उनकी बॉनी बहू ने उनका इतना कीमती सोने का नेकलेस गुमा दिया। ये सुनकर तो माँ जी पक्का इस बॉनी कविता को मार मार कर हमेशा के लिए इस घर से बाहर निकाल देंगी। इधर कविता ज्वेलरी शॉप पर जब वो बॉक्स खोलकर देखती है तो उसमें नेकलेस नहीं था। अरे बाप रे, इसमें का नेकलेस कहाँ चला गया? इसी में तो था। कविता वहीं आसपास नेकलेस तलाश करने लगती है। अब मैं क्या करूं? माँ जी तो मुझे पक्का जान से मार देंगी। कहीं घर पर तो नहीं गिर गया कहीं। बॉनी कविता दौड़ते हुए अपने घर आती है और घर में इधर उधर नेकलेस तलाश करने लगती है। तभी कोमल, सुजाता, दर्पण, रमेश सब मिलकर वहां आते हैं। ये देखकर कविता रोते रोते सबको नेकलेस के गायब होने की बात बताती है। ये सुनकर सुजाता के होश उड़ जाते हैं और वो कविता को बेरहमी से मारने लगती है। बिटकी कहीं की, तुझे पहले ही कहा था नेकलेस को संभाल कर ले जाना, फिर भी तूने उसे गुमा दिया। पता है कितना महंगा नेकलेस था वो? आज तो मैं तेरी जान ले लूंगी। सुजाता कविता को मारने लगती है कि तभी अजीत अपने कमरे से अपनी माँ का वो नेकलेस अपने हाथ में लेकर बाहर आता है और अपनी माँ को वो नेकलेस देता है। अजीत बेटा, ये नेकलेस तुम्हारे पास कहाँ से आया? माँ, इस बॉनी कविता की कोई गलती नहीं है। ये नेकलेस चोरी आपकी बड़ी बहू कोमल ने किया था। मैंने खुद इसे नेकलेस चुराते हुए देखा था। कोमल इस बेचारी कविता को इस घर से निकालने में लगी थी। मैं काफी दिनों से कोमल की हरकत देख रहा था। वह हर बार जानबूझकर इस कविता के हर काम को उल्टा कर रही थी, पर मैंने कुछ नहीं कहा कि जाने दो, कोमल सुधर जाएगी। और जब कोमल के कारण इस बेचारी कविता पर इतना बड़ा आरोप लग रहा है तो मुझसे रहा नहीं गया। ये सुनकर सुजाता और सबके होश उड़ जाते हैं। तभी सुजाता कोमल को खूब खरी खोटी सुनाती है। ये देखकर कोमल रोते रोते सुजाता और कविता से माफी मांगती है। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, मुझे इस घर से मत निकालिए, मुझसे गलती हो गई। कविता, कविता मुझे माफ कर दे, मैं आज के बाद कभी तुझे परेशान नहीं करूंगी। उसके बाद सब कोमल को माफ कर देते हैं
जिसके बाद कोमल कविता और सबके साथ एक हंसता खेलता जीवन बसर करने लगी।